लास्ट लेक्चर में हमने 3 मेथड्स पढ़े थे सिर्फ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसमें आपके फर्स्ट था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वोजल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोजल अप्रॉक्सीमेशन मेथड आपका सबसे नियर आया था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के, लेकिन हम उसको ऑप्टिमाइज कहेंगे या नहीं कहेंगे वो हमें नहीं पता अभी कि वो सबसे ऑप्टिमाइज वैल्यू देगा, मिनिमाइज वैल्यू देगा या नहीं देगा। उसको चेक करने के लिए मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक तो स्टेपिंग स्टोन मेथड, एक मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले दोनों ही मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको इनिशियल सॉल्यूशन तो निकालना ही है। इनिशियल सॉल्यूशन आपकी मर्जी, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से निकालिए, चाहे लीस्ट कॉस्ट से निकालिए, चाहे आप वोजल अप्रॉक्सीमेशन से निकालिए, पर मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप वोजल अप्रॉक्सीमेशन से निकालना, क्योंकि वो सबसे नियरर है। तो आपको कम टेबल बनानी पड़ेंगी आगे प्रोसीड करने के लिए। तो आपको सबसे पहले वोजल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से एलोकेशंस निकाल लेंगे। एलोकेशंस अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें आपने वोजल अप्रॉक्सीमेशन से इस तरीके से निकाला था, कल हमने सेम ही क्वेश्चन किया था। इसमें आपकी एलोकेशन इस वाले पे आई है, इस पे आई है, इस पे आई है, इस पे आई है, इस पे आई है और इस पे आई है। बेसिकली अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ बनाऊं तो एक यहाँ पे आई है, एक फोर्थ पे आई है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम एक बार ताकि अच्छे से दिखे। एक आपकी आई है इस वाले पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला मेथड लगाने से पहले 2 कंडीशन चेक करनी होंगी। 2 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी ना वो वाली, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले उन कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। तो 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी कि आपको जो एलोकेशंस आई है ना, ये एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 होनी चाहिए, जहाँ पे m आपकी नंबर ऑफ रोज हो गई और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो चुके। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 रोज हैं, 4 कॉलम है, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6। तो क्या आपकी 6 एलोकेशंस आई है, चेक करो। 1 एलोकेशन, 2 एलोकेशन, 3, 4, 5, 6, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन यही रहती है कि जो आप ये एलोकेशंस बना रहे हैं, ये एलोकेशन आपकी m प्लस n माइनस 1 होनी चाहिए, जहाँ पे m आपकी रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि एलोकेशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि आप किसी भी एक से स्टार्ट करो और एलोकेशन से एलोकेशन मूव करो, या तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। जैसे आप एलोकेशन हो गया, आपको मूव करना है कहीं ना कहीं, अब आप सीधा आगे नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं मूव कर दो, लेफ्ट में कर लो, राइट में कर लो, कहीं पे मूव करो। तो मैं इधर ही जा सकती हूँ कि एलोकेशन मेरी यहीं पे है। अब मैं इसे मूव करूंगी तो मेरे को यहीं जाना पड़ेगा इसी एलोकेशन पे, तो ये मेरी एक क्लोज लूप बन गई। तो इसको हम इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है कि आप किसी भी से स्टार्ट करें, एलोकेशन से एलोकेशन मूव करें, जंप करनी है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जंप करनी है, और इस तरीके से जंप कीजिए कि क्लोज लूप ना बने। अगर क्लोज लूप बन गया तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, नॉन इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो इंडिपेंडेंट आप कब कहेंगे, अगर कोई लूप ना बन रहा हो, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से देखो, मैं इस एलोकेशन से चली, तो मैं इस एलोकेशन से इस एलोकेशन पे गई अगर, तो मुझे मूव करना पड़ेगा। मूव करने का एक ही तरीका है, ऊपर जाऊंगी, यहीं पे बस एलोकेशन, यहाँ से भी मूव करना है। अब हम कहाँ मूव कर सकते हैं, एलोकेशन मेरी यहीं पे दिख रही है, मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। अब मूव कहाँ कर सकते हो, नीचे आना पड़ेगा, ये एलोकेशन। अब मैं कहीं पे मूव नहीं कर सकती, ना तो इधर एलोकेशन है, वापिस हम जा नहीं सकते, वापिस जा नहीं सकते। हमने यहाँ पे देखा डायगनली अलाउड नहीं है, या तो वर्टिकल चलो चाहे हॉरिजॉन्टल चलो, लेकिन डायगनली नहीं चल सकते। और जैसे एलोकेशन को मूव करना है तो यहाँ पे लूप नहीं बना है, लूप नहीं बना है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, ये आपकी डिपेंडेंट थी। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो आपकी इंडिपेंडेंट वाली सेटिस्फाई हो, और सेकंड कौन सी है, m प्लस n माइनस 1 वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे ही दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप आगे मूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एलोकेशन आपकी ये आई है, इनको चेक करोगे तो ये इंडिपेंडेंट ही है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एक यहाँ आई थी, एक यहाँ एलोकेशन है, एक यहाँ है और एक यहाँ एलोकेशन है। एक बार बना लेते हैं, ये एलोकेशन आई थी आपकी। मान लीजिए मैंने इस एलोकेशन से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगी,
यहाँ जा सकते हैं इस एलोकेशन पे, इस एलोकेशन पे चले गए तो यही जा सकते हो, मुड़ना है मुझे। अब यहाँ से मैं कहीं नहीं मुड़ सकती आगे, नीचे एलोकेशन है नहीं, ऊपर भी एलोकेशन नहीं है, इधर तो मुड़ना ही नहीं, आगे मुड़ना है हमें कहीं ना कहीं। यहाँ आए तो हम लेफ्ट और राइट में ही जा सकते हैं, लेकिन कोई एलोकेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी लूप नहीं बना है आपका, इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने एलोकेशंस निकाली थी वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को भी, और सेकंड क्या थी, m प्लस n माइनस 1 एलोकेशन होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज 3 प्लस 4 हो गया 7, कॉलम हो गए माइनस 1 6 एलोकेशन ही आई है आपकी। तो ये वाला मेथड अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के लिए करना क्या है, आपने ये देखना है कि कितनी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जो ये अभी आपकी कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट अभी आपकी निकल के आई है इस मेथड से, कितनी निकल के आई है कॉस्ट 859। मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं कहीं पे एलोकेशन शिफ्ट करके, मतलब मैं यहाँ पे 8 दिए मैंने, मैं मान लीजिए यहाँ पे 5 दूँ, यहाँ पे 3 दूँ, तो क्या मेरा और कॉस्ट कम हो सकती है? बैलेंस तो बनाना ही है। अगर यहाँ पे 3 बनाइए तो यहाँ पे मुझे 3 कम भी करनी पड़ेगी ताकि टोटल 10 भी आए सम। तो अगर मैं कहीं से कम करूँ तो कहीं और ऐड भी करनी पड़ेगी मुझे, या कहीं पे मैं ऐड करूँ तो वहां से दूसरी तरफ से कम भी करनी पड़ेगी, ताकि ये बैलेंस तो बना ही रहे, ये बैलेंस तो बना ही रहे। हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलोकेशन अगर मैं कहीं और दूँ तो उसकी वजह से क्या कॉस्ट में कुछ रिड्यूस हो सकता है, क्या हमें और मिनिमाइज कॉस्ट मिल सकती है, वो हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करते हैं कि कहाँ पे एलोकेशन देने से हमारा काम कम कर सकता है कॉस्ट को, हम और कम कॉस्ट को कर सकते हैं कम, कहाँ पे हम एलोकेशन दें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ पे एलोकेशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी पहली एलोकेशन यहाँ पे नहीं है तो मैं इधर से चलूंगी, इसको इंक्लूड करते हुए अब आप लूप बनाने की कोशिश कीजिए एलोकेटेड सेल में, इसको इंक्लूड करते हुए आपको लूप बनाना है। तो इसको इंक्लूड करते हुए कैसे लूप बना सकती हूँ, देखो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे ये मैंने इंक्लूड कर लिया। यहाँ से आपको लूप बनाना था, कैसे लूप बनाएंगे, यहाँ से आप यहाँ गए, अब अगर मैं यहाँ पे चली गई तो मेरे पास यहाँ पे पहुंच के कहीं आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ चल के यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि लूप नहीं बनेगा, लूप बनाना है। अब लूप कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ की बजाय सीधा यहाँ चली जाऊँ, इस पे जा सकते हैं, ये भी तो एलोकेशन है, एलोकेशन से एलोकेशन ही तो मूव करना है, और फिर हम यहाँ चले जाए और फिर हम वापस आ गए, बन गया लूप। तो इसको इंट्रोड्यूस करने से पक्का लूप बनेगा ही बनेगा, और इसको इंट्रोड्यूस करके देख रही हूँ मैं कि यहाँ पे एलोकेशन देने से क्या फायदा होने वाला है, हमें देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ एलोकेशन देने वाले, प्लस करने वाले, यहाँ पे हम जितना प्लस करेंगे उतना ही मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, टोटल सम सेम रहे। अब यहाँ पे जितना माइनस किया उतना ही मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ वाला सम भी बैलेंस रहे, और यहाँ पे मैंने जितना ऐड किया उतना ही मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अगेन, ताकि प्लस माइनस होकर बैलेंस बना रहे, यहाँ से प्लस माइनस होकर बैलेंस बना रहे, उतनी ही ऐड कर रहे हैं जितनी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी जगह से, ताकि टोटल सम सेम ही रहे। तो हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ पे एलोकेशन देने से, एक यूनिट देने से वहाँ पे कितना कॉस्ट में चेंज होगा हमें वो देखना है। तो मेरे को यहाँ पे कॉस्ट में चेंज देखने के लिए मैंने क्या किया, ये 30 कॉस्ट थी, अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे 30 ऐड होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे एक यूनिट दूंगी तो 1 × 30 बढ़ने वाला है। यहाँ पे मैं कम करने वाली हूँ, अगर मैं एक यूनिट यहाँ पे कम करूंगी क्योंकि मेरा ये लूप बना था, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो जैसे मैंने इस पे एक यूनिट और दी, ठीक है ना, यहाँ पे एक यूनिट दे दी, यहाँ तो प्लस 30 हो गया, लेकिन यहाँ से -12 हो गया क्योंकि यहाँ से मैंने एक यूनिट कम की है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे एक यूनिट ऐड कर दी तो +20, और यहाँ से एक यूनिट कम कर दी तो -10, मतलब इतना कॉस्ट में चेंज आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ से यूनिट शफल की तो कितना चेंज आया कॉस्ट में, आप देख सकते हो 30 + 20 हो गया 50, -22, 50 - 22 करोगे 28। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे एलोकेशन दे रही हूँ तो मेरी कॉस्ट 28 रुपये ज़्यादा हो जाएगी, एक भी यूनिट देते ही मेरी कॉस्ट 28 रुपये बढ़ने वाली है। मैं नहीं चाहती अपनी कॉस्ट को बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे एलोकेशन देने का कोई फायदा नहीं है जहाँ हम देना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेशन देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे करके मैंने ये सारे बना रखे, जिसमें मैंने फर्स्ट का 28 निकाला है। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट एलोकेशन दे के देखिए, नेक्स्ट सेल में किस पे एलोकेशन दे सकती हूँ, देखो अब नेक्स्ट कहाँ एलोकेशन नहीं है वहां पे देने की कोशिश करते हैं, 50 पे नहीं है।
और 50 पे देने के लिए फिर से लूप बनाऊंगी। ये एलोकेटेड सेल है, यहाँ पे जा सकते हैं, ये भी एलोकेटेड सेल है, यहाँ जाओ, ये भी एलोकेटेड सेल है, यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, ये लूप बन गया। तो अगर मैं ये लूप बनाती हूँ मेरा प्लस 50 हो जाएगा, एक यूनिट ऐड हो गई, फिर माइनस हो जाएगा कितना 12, क्योंकि यहाँ से एक कम हो जाएगी। इस तरीके से साइन लगा लिया करो, प्लस माइनस। तो प्लस 50 माइनस 12 प्लस 60, पोस्ट देखनी है आपने चेंज, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40। कितना आ गया सम करने पे? अगर आप देखो 50 माइनस 12 38 में प्लस 60 98 माइनस 40 58 आ चुके हैं। मतलब इधर भी देने से एक यूनिट आपकी कॉस्ट बढ़ ही रही है, 58 रुपीज बढ़ जाएगी एक भी यूनिट दे दी तो मैंने, मतलब मुझे यहाँ पे भी नहीं देनी है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जब सेकंड वाले पे दी है तो हमारे पास 58 कॉस्ट बढ़ी है। ऐसे आप थर्ड वाले पे चेक करोगे तो उसमें भी बढ़ रही है। ये थर्ड क्या P2D1, P2D1 का मीनिंग क्या है? ये वाला हो गया आपका P2D1, मतलब इस पे बात कर रहे हैं। अगर हमने इस पे एलोकेशन दे दी तो भी कॉस्ट हमारी बढ़ ही रही है। सेम तरीके से आपको लूप बना के चेक करना है। अगर मैंने इससे अगले पे दी एलोकेशन तो क्या होगा? इससे अगला है 30, इस पे एलोकेशन देने के लिए लूप बनाना है, तो लूप बना लेते हैं। यहाँ से शुरू करके मैं इस एलोकेशन पे जाऊंगी, क्योंकि इस पे गई तो कोई फायदा नहीं है, आगे मुझे नीचे आना है, नीचे भी कुछ नहीं है ऊपर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ देने का फायदा नहीं है, लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो ये लूप बन गया। तो बेसिकली यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो 30 प्लस का माइनस का 60 प्लस का 20 माइनस का 10, 30 60 20 10 करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो 50 हो गया और ये माइनस 70, तो माइनस 20। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक भी यूनिट देंगे तो आपको 20 रुपीज कम होने वाले हैं, माइनस 20 होने वाले हैं। तो यहाँ पे देने में फायदा है, इसको देने से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 20 रुपये, 20 रुपये कम हो जाएगी अगर मैंने यहाँ पे एलोकेशन दे दी तो। पर फिर भी आप आगे भी चेक करना कि यहाँ पे एलोकेशन देने से क्या पता इससे भी ज्यादा कम हो जाए। यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये कम हुई है, क्या पता यहाँ पे माइनस 50 आंसर आ जाए, या फिर यहाँ पे उससे भी कम आ जाए। तो इन दोनों को भी चेक करोगे जब आप लूप बना के, तो आप देख सकते हैं टेबल में यहाँ तो माइनस 20 आया लेकिन बाकियों में पॉजिटिव ही आया। तो सिंगल एक यही वाला लूप है कि अगर मैं यहाँ पे अगर एलोकेशन देती हूँ तो मेरे 20 रुपये कहीं ना कहीं कम होने वाले हैं पहले वाली कोर्स से। तो इट मीन्स जो आपकी मेन टेबल थी वो अभी आपका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो अब आपको इम्प्रूवमेंट करनी है इस वाले को एलोकेशन दे के। बेसिकली जो हमारा लूप बना है वो कुछ ये वाला लूप बना है। P2D2 से हमने स्टार्ट किया था, इधर गए इधर गए इधर गए इधर आ गए, ठीक है, ऐसे ही किया ना हमने। इनकी एलोकेशन देखो हम कितनी कितनी एलोकेशन दे सकते हैं। अगर मैं मेन टेबल देखूं, इसको तो एलोकेशन देनी है, मैं इसको यहाँ साइड पे बना लेती हूँ ताकि और समझ आ जाए हमें। बेसिकली यहाँ पे हमें 30 को तो कुछ ना कुछ एलोकेशन देनी है, ठीक है। तो अब कॉस्ट को भूल जाओ, एलोकेशन देनी है हमें, तो इस पे मुझे एलोकेशन देनी है। इधर एलोकेशन है 3, जहाँ से मैंने माइनस करना है, यहाँ ऐड करना है। नीचे एलोकेशन है 10, जहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है। इधर एलोकेशन है 8, जहाँ पे मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, 3 या 5। अगर मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, चल जाएगा काम। लेकिन अगर मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ -5 हो जाएगा। लेकिन कभी भी एलोकेशन नेगेटिव नहीं होती है। -5 एलोकेशन का क्या मीनिंग है? 5 यूनिट क्या आप उससे वापस लोगे डिस्ट्रीब्यूशन से? जो आपको सामान दे रहा है उससे आप 5 रुपए क्या आप उसको थोड़ी ना दे दोगे 5 यूनिट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, -5 प्रोडक्ट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। तो आपको करना क्या है, जिन पे दोनों पे नेगेटिव आया है उनमें से मिनिमम वाला सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम कौन है? 3। तो अब आपको 3 यूनिट जो मिनिमम है उस पे काम करना है। क्या करना है आपने, जो लूप आपका सिलेक्ट हुआ है जहां से कॉस्ट में चेंज आ रहा है, उस लूप में आपको नेगेटिव में जो मिनिमम है वो ट्रांसफर करना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, यहाँ से 3 यूनिट आप खत्म कर दोगे, 0 हो गई। यहाँ 3 यूनिट आप ऐड कर रहे हो और यहाँ से 3 यूनिट खत्म करके 5 कर रहे हो। तो अब आपकी नई टेबल क्या आ जाएगी? नई टेबल में क्या होगा, 30 पे तो आपको 3 यूनिट मिल जाएंगी, 60 पे खत्म हो जाएंगी, 60 पे 0 हो गई, 20 पे आपकी 13 यूनिट हो जाएंगी और 10 पे आपकी 5 यूनिट हो जाएंगी। बाकी सारा सेम रहेगा जो पहले था। तो आप नई टेबल देख सकते हो नीचे जो हमने बनाई है, ये नई टेबल है आपकी।
बाकी सब पे तो सेम ही है, बस 30 पे 3 आ गया, 60 पे खत्म हो गई, 20 पे 13 हो गई, 10 पे 5 हो गई। तो अब जो आपकी नई टेबल आई है इसके फिर से सेम तरीके से चेक करो क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है कॉस्ट में। और इम्प्रूवमेंट आप कॉस्ट में कैसे चेक करोगे? अगेन वही लूप बनाओ जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है। 30 पे नहीं है एलोकेशन तो 30 से शुरू करो लूप बनाना। 30 से लूप बनाओगे 30 + 12 - 20 + 10, ये बन गया लूप। वही लिखा हमने 30 - 12 + 20 - 10, 28 आ गया। ऐसे सबके लिए चेक कीजिए, अब की बार सब पे पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब और आप कॉस्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। जो अब आपका आ चुका है वही मिनिमाइज क्वेश्चन आपका आ चुका है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एलोकेशन, यही मिनिमाइज आंसर दे रही है। तो वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ने तो आंसर निकाला था आपका कितना 859, लेकिन हमारी और इम्प्रूवमेंट भी हो पाई है। 20 रुपए की इम्प्रूवमेंट हुई हमारी, -20 आया था, लेकिन कितनी इंप्रूवमेंट हुई? 1 यूनिट के लिए -20 हुई थी, मैंने 3 यूनिट शिफ्ट किए, मतलब कहीं ना कहीं 60 रुपए कम हो गए। एक के लिए 20 हुआ तो 3 के लिए 60 हुए ना, तो आप देखिए आपके 60 रुपए कम हुए होंगे। आप देख सकते हैं पहले वाले आंसर से अब वाले आंसर में 60 रुपए का डिफरेंस है, बिल्कुल 60 रुपए का डिफरेंस एग्जैक्टली। तो अब आपकी कॉस्ट कम हो चुकी है, दिस इज योर फाइनल कॉस्ट, यही ऑप्टिमाइज कॉस्ट है। इस मेथड में क्या हुआ, आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ तो चलो मान लो मैंने आपको छोटी सी टेबल दी थी, यहाँ पे जो टेबल थी वो 3 + 4, ठीक है ना, 6 एलोकेशन ही थी, 6 एलोकेशन ही थी। तो क्या किया आपने, टोटल एलोकेशंस हमने देखी हैं कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12, उनमें से 6 पे ऑलरेडी अलॉटमेंट थी, 6 ऑलरेडी अलॉटमेंट आए थे, तो बचे कितने 6। तो सिर्फ आपको 6 के लिए यहाँ पे चेक करना पड़ा कहाँ कहाँ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक टेबल में 6 आइटम आए, ठीक है, बट अगर मान लो मैंने आपको 4 + 5 की दे दी, 4 रोज दे दिए, 5 कॉलम दे दिए, तो आपके पास 20 टोटल हो जाएंगे एलिमेंट्स। उनमें से सिर्फ एलोकेशन कितनों पे आएंगी, m + n - 1 दैट इज 8 पे आएंगी। तो अब की बार आपकी टेबल में 12 पे आप शफल कर करके देखने वाले, तो एक टेबल में 12 बार आपको लूप बना बना के चेक करना पड़े किस पे पॉजिटिव आया किस पे नेगेटिव आया है, तो कहीं ना कहीं ये लेंथी काम है, और लेंथी के साथ साथ आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमारा इससे नेक्स्ट मेथड बना है, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड काम बिल्कुल सेम वे में करेगा, उसका भी मेन मुद्दा यही है कि उसको वो वाली एलोकेशन, हाँ बोलो मैम। एक्चुअली आपने 60 पे 0 कर दिया था, फिर तो लूप बनेगा ही नहीं। देखो 60 पे 0 करने का मीनिंग क्या, वहां से हमने कम कर दिया, खत्म हो गया वहां से। तो मैम अब लूप नहीं बनेगा ना फिर, लेकिन 60 पे 0 क्योंकि वो तो बताओ लूप कहाँ बनाना चाह रहे हो, ये नई एलोकेशन आई है आपको, बताओ। हाँ नहीं, तो अब लूप नहीं बन रहा ना, जैसे 30 60 और 20 और 10 का लूप बनाया था हमने पहले, जब तो देखो अब की बार आपको किसका लूप बनाना है, आप इस पे चाह रहे हो, इस पे कितनी एलोकेशन आए ये देखना चाह रहे हो। नो मैम, एक्चुअली हमने लूप बनाया था ना, इसीलिए तो 30 पे 3 किया था और 60 पे 0 कर दिया था। देखो पहले जो इनिशियली जो आपको टेबल देनी है उसमें आपको इंडिपेंडेंट तो होनी चाहिए एलोकेशन, मतलब लूप नहीं बनना चाहिए इनिशियली, तो इनिशियली आपका लूप नहीं बना था। फिर आपने क्या किया था, जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं थी उनके लिए लूप बना बना के चेन देखा, तो अब जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ वहाँ आपने लूप बना के देखना है। वैसे तो आपकी ये फाइनल सोल्यूशन आप मान रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट तो रहेंगे ही, अगर आप आगे इस पे मेथड लगा रहे हो तो इंडिपेंडेंट तो रहना ही चाहिए, जो एलोकेशन है। अब तो लूप बनना नहीं चाहिए, लूप बनाना आपको किन के लिए, जो आपकी एलोकेटेड सेल नहीं है उनके लिए लूप बनाना है। तो ये एलोकेटेड नहीं है, आप इसके लिए लूप बना सकते हो, लेके ये एलोकेटेड नहीं है इसके लिए आप लूप बनाओ, ऐसे बनाओ, ये बन गया लूप। बात समझ आ रही है दोनों में डिफरेंस? यस मैम, ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम कह रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जो इसमें जो आप ये वाली पूरी टेबल बना रहे हो ना, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, ये टेबल वाली वैल्यूज ना एक ही स्टेप में आपको दे देगा, आपको इस तरीके से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उन्हीं में ही निकाल के दे देगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद सेम ही मेथड, उसके बाद जहाँ नेगेटिव आएगा उसी में आपको ट्रांसफर करनी है एलोकेशन, सेम ही मेथड आगे। तो बस ये वाली जो आप टेबल बना के नेट चेन देख रहे हो लूप बना बना के, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है मॉडिफाइड में। तो मॉडिफाइड में क्या डिफरेंस है उसको लेके चलेंगे। पहले तो आपको सेम ही क्वेश्चन करना है बाय वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड,
रैम्प मेथड से ही किया है। उस मेथड से करने के बाद फिर आपको वही दोनों कंडीशन चेक करनी है कि ये इंडिपेंडेंट हो, लूप ना बने। सेकेंड आपको चेक करना है कि m + n-1, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इतनी एलोकेशन आनी चाहिए। अब ये करेगा क्या, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए, जो वो आपकी नेगेटिव कॉस्ट आई ना जिसमें हम चेंज देख रहे हैं, नेट चेंज इन कॉस्ट, उस कॉस्ट को निकालने के लिए ये हर कॉस्ट को लेके जो जो एलोकेटेड कॉस्ट आई है ना उनको लेगा सिर्फ, और उनकी हेल्प से रो नंबर और कॉलम नंबर निकालेगा, UI और VI निकालेगा। देखो कैसे करेगा, यही एलोकेटेड सेल आई थी आपकी, हमने सिर्फ उसकी कॉस्ट लिख ली है, वो कॉस्ट लिखे जो जो एलोकेटेड सेल आए थे 19, 12, 60, आप देख सकते हैं ऊपर से 19, 12, 60, 40, 10, 20। इसकी हेल्प से हमें नए रो नंबर निकालने, U1, U2, U3 और V1, V2, V3, V4 निकालने। और ये रो नंबर जो किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं UI + VJ = CIJ, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। CIJ तो हो गई कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि C11 है तो C11 किसके इक्वल है, U1 + V1 पे। तो मैं पहली इक्वेशन लिख सकती हूँ U1 + V1 = 19। ऐसे 12 को लिखना है तो 12 किसके इक्वल आएगा, U1 + V4, क्योंकि 12 वाला क्या है, C14 वाला एलिमेंट हो गया, तो U1 + V4 वही लिखा हमने। ऐसे थर्ड एलिमेंट ये क्या है आपका 40 किसके इक्वल होगा, U2 + V3 वही लिखा हमने। ऐसे 60 किसके इक्वल होगा, V4 + U2। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन का यूज करके हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। उनमें से वैल्यू निकालते हो आप किसी भी एक को 0 सेट कर दो इनिशियली, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक को 0 सेट कर दो ये वैल्यू निकालते हुए। हम जनरली U1 को ही 0 सेट कर देते हैं, बट आप किसी को भी 0 सेट कर सकते हैं इनमें से, आपका आंसर सेम ही आएगा आगे जाके। फाइनल जो आप टेबल निकालोगे ना ऑप्टिमम कॉस्ट वाली, जो नेट चेंज इन कॉस्ट निकाल रहे हो उस टेबल में आंसर सेम ही आएगा, आप किसी को भी 0 ले लेना। हमने U1 को 0 ले लिया, अगर U1 0 लिया तो V1 कितना आ जाएगा 19, V1 निकल गया। U1 को 0 लिया है तो V4 भी निकल गया 12, ठीक है। अब V1 और V4 निकल चुके, उनको यूज करोगे, यहाँ V4 को यूज करोगे तो U2 निकल जाएगा। V1 को यूज करोगे अगर आप, V1 कहाँ आया है और V1 कहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब U2 निकल चुका है आपका, U2 का यूज करके V3 निकालो। तो इस तरीके से हम पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ आपको। हमने U1 को 0 लिया है, अगर U1 0 लूंगी तो 0 में यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि आंसर 12 आ जाए, यही तो मीनिंग था कि इसमें इसको ऐड करो तो 12 आ जाए। तो V4 में पक्का आपको 12 ही ऐड करना पड़ेगा। शॉर्टकट हो गया ना ये आपका। सोचने वाली बात है कि हमें इन दोनों का सम करके ये बनाना था, अगर इसको 0 ले लिया तो यहाँ 12 ही लेना पड़ेगा तभी 12 आएगा, ठीक है। अब इसको 12 लिया तो यहाँ पे कितना लिखूं कि आंसर 60 आ जाए, 12 में क्या ऐड करूं कि आंसर 60 आ जाए, 48, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट निकाल लो, 12 में क्या ऐड किया जाए कि 20 आ जाए, 8 आ जाएगा, बिल्कुल। अभी 8 आ चुका, अब यहाँ पे आ जाइए इसके सामने, 8 में क्या ऐड करें यहाँ पे कि 10 आ जाए, 2, तो ये 2 निकल गया। ऐसे और देखो और कौन कौन से निकाल सकते हो, 48 की हेल्प से मैं यहाँ पे 40 है मेरा, तो 48 में क्या ऐड करूँ मैं यहाँ पे कि आंसर 40 आ जाए, तो 48 में आपको -8 करना पड़ेगा तब 40 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे वो बनना चाहिए, तो ये -8 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने इसको 0 लिया था U1 को, यहाँ 19 बनाना तो यहाँ पे भी पक्का 19 ही लेना पड़ेगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, देखो नीचे भी हमने यही निकाले होंगे सारे, U1 0, U2 48, U3 8, U1 0, U2 48, U3 8, V1 19, V2 2, V3 -8 एंड V4 12, ठीक है। अब जो आपने ये निकाले हैं ना, ये आपने किसकी हेल्प से निकाले थे, एलोकेटेड सेल की हेल्प से निकाले थे, जो जो एलोकेशन जहां जहां आई थी। अब आप इन्हीं को नॉन एलोकेटेड के लिए निकालिए। अब आपको क्या करना है, जिन पे एलोकेशन आई उसको तो लगा दीजिए डॉट, उनको तो कर दीजिए खत्म। और किसके लिए निकालिए अब आप, ये तो फर्स्ट स्टेप था आपका कि एलोकेटेड सेल की हेल्प से आपने रो नंबर और कॉलम नंबर निकाले। अब हम उन्हीं रो नंबर और कॉलम नंबर की हेल्प से नॉन एलोकेटेड के लिए कुछ आंसर लिखने वाले। तो जो रह गए, जो इनके अलावा एलिमेंट है, इनको फिल कीजिए। और इनको फिल किससे करना है आपने, सेम रिलेशन से, CIJ = UI + VJ। तो बेसिकली अगर मुझे इसको फिल करना है, आपका यहाँ पे V2 2 है, U1 0 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 + 0, यहाँ 2 आ जाए,
ऐसे -8 + 0 -8 आ जाएगा, 12 + 0, यहाँ नहीं लिखना कुछ भी क्योंकि ये एलोकेटेड है, ये भी एलोकेटेड है। यहाँ आ जाओ, 48 और 2 को ऐड करने पे 50 आ जाएगा। ऐसे 19 और 48 को ऐड करने पे 67 आ जाएगा। यहाँ 8 और 19 को ऐड करो 27, यहाँ 8 और -8 को 0। तो ये हमने क्या निकाला है, अभी हमने ये रो नंबर और कॉलम नंबर का यूज करके जो सेल एलोकेटेड नहीं थी उनके लिए रिलेशन होल्ड कराया। अब बस अगली ही टेबल में आपकी वही वाला आंसर आने वाले जो आपने लूप फॉर्म करके पीछे बनाए थे, बहुत ही मुश्किल वे से आपने बनाए थे, बहुत टफ काम था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं, बहुत सारी जब बढ़ रही थी तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगली रो निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपकी ओरिजिनल टेबल है, जो पहले वाली टेबल थी उसमें से इनको माइनस करके लिखना है, बस सिंपल सा काम है। जैसे 2 के लिए अगर मैं देखूं तो मेरी जो सबसे पहली टेबल है उसमें 30 था, यहाँ पे नॉन एलोकेटेड में 30 था, तो 30 में से 2 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 28। तो अगर आपको याद हो हमने उधर ऊपर भी नेट चेंज इन कॉस्ट 28 ही निकाली थी। अगर पीछे चलूं पिछले क्वेश्चन में तो आपने नेट चेंज इन कॉस्ट 28 ही निकाली थी पहले के, ठीक है ना, पिछले इससे पहले वाली टेबल जो थी उसकी बात करें, ये वाली 28। अगले के लिए आपने 58 निकाली थी, तो अगले के लिए भी आप करके देख लो। अब इससे जो मेन टेबल आई है 50, उसमें से आपको माइनस करनी है अब वाली टेबल को, 50 माइनस -8 58 ही हो जाएगा। ऐसे कर करके आपने वो सारे नंबर सेम निकाल लिए। तो अब जो नंबर आए उनमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे आगे सेम ही मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड। अगेन -20 आ गया लीस्ट सबसे, मतलब ये कॉस्ट में रिड्यूस कर सकता है। अब इसकी हेल्प से वही लूप बना के आप एलोकेशन दीजिए, जैसे आप एलोकेशन देते थे 3 आया था मिनिमम, उस 3 को एलोकेट कर देंगे हम यहाँ से। देखो 3 सिलेक्ट कर लिया हमने मिनिमम, उस 3 को शफल कीजिए, नई टेबल बन गई। अब नई टेबल के लिए फिर से सेम काम कीजिए, क्या ये लिस्ट आई है नहीं आई उसको देखने के लिए सेम काम अगेन वे से, जो जो एलोकेटेड है उनके लिखिए सिर्फ कॉस्ट। तो 3 स्टेप हो रहे हैं आपके। पहले स्टेप में आप एलोकेटेड वालों की कॉस्ट लिख के रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CIJ = UI + VJ। फिर जो नॉन एलोकेटेड है उनके लिए आप लिख रहे हैं CIJ UI + VJ करके, ठीक है। सेकेंड टेबल में आपने वही लिखे। फिर जो ये आ गए UI + VJ, इसको मेन टेबल में से माइनस कर दो। जैसे आप मेन टेबल में से माइनस करोगे CIJ - UI + VJ, दैट इज योर डेल्टा IJ, दैट इज नेट चेंज इन कॉस्ट या नेट इवेल्युएशन, वही सेम आई है जो आपकी आई थी पहले। देखो सारी पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स आगे कोई और चेंज नहीं होने वाला कॉस्ट में। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज 799, ठीक है। उसमें सेविंग कितनी कर ली, 1000 रुपए थे, 799 खर्च किए, तो सेविंग कितनी हो गई, 1000 में से माइनस कर दो 201। तो दोनों मेथड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है उस नेट चेंज को निकालने का। एक में हमें लूप बना बना के अलग अलग वे से निकालने पड़ रहे हैं, और एक में हम सीधा 3 स्टेप में निकाल रहे हैं। पहला स्टेप UI + VJ जो कॉलम नंबर और रो नंबर निकाल के, अगले में नॉन एलोकेटेड के लिए UI VJ निकाल लिया, और तीसरा फिर आपने CIJ - UI + VJ। तो दोनों मेथड मिलते जुलते हैं, बट आपको अगर पेपर में ये ना बोला जाए आपको किससे ऑप्टिमल निकालना है, तो आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करना। अगर उसने ये नहीं कहा कि स्टेपिंग स्टोन से ही निकालो तब तो ठीक है, तब तो आप स्टेपिंग स्टोन ही अप्लाई करो अगर वो कहता है स्टेपिंग स्टोन लगाओ। लेकिन अगर उसने वो नहीं कहा है तो आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही जाइए, जिसको हम शॉर्ट में मोदी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप उस पर जा सकते हैं, वही आपको जल्दी भी आंसर दे देगा और करेक्ट आंसर भी देगा, तो आप उस पर जाना प्रेफर करना। अब इसके कुछ स्पेशल केस है। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। देखो अनबैलेंस प्रॉब्लम का मीनिंग है कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, आपको हमेशा चेक करना है कि जितनी अवेलेबिलिटी उतनी रिक्वायरमेंट हो। इस क्वेश्चन में देख सकती हूँ मेरी जितनी कैपेसिटी है वो तो 500 हो गई। एक मिनट पीछे चलते हैं, यस यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्होंने यहाँ से दिया है ये कैपेसिटी है 160, 150, 190, और ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट 80, 90, 110, 160। अगर आप इनका सम देखोगे, इनका सम तो 500 है, लेकिन इसका सम अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 6 और 1 7, 16 और 8 4, तो 440 सम आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी बराबर नहीं है, तो हमें बराबर बनानी पड़ेगी तभी हम सोल्व कर सकते हैं। तो बराबर कैसे बनाएं, अगर मैं इसके अंदर 60 ऐड कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करूँ जिसमें मैं नीचे 60 लिखूँ, रिक्वायरमेंट 60 लिखूँ, लेकिन मुझे उसको लेना तो एज अ डमी है क्योंकि मेरा उसका कोई यूज नहीं है, तो उसमें मैं कॉस्ट दे दूंगी 0 0 0, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए आपको 0 0 0 देके
उतना ऐड कर देना है जितना टोटल बनाने के लिए चाहिए। अगर यहाँ पे कम आता आपका, मान लो यहाँ 440 आता है, यहाँ 500 ही था, तो अब की बार हम यहाँ पे ऐड करते हैं 60 और यहाँ पे 0 0 0 0 0 एक नई रो और बना देते हैं अब की बार कॉलम की बजाय। तो डिपेंड करता है कहाँ पे कम है। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो आप कॉलम बनाओगे, अगर कैपेसिटी कम है तो आप रो बना दोगे 0 0 0 लेते हुए, और जो टोटल बनाना है वो लिख दोगे। आगे तो सेम ही प्रोसीजर है, आगे तो वही टेबल आ गया, अब तो बैलेंस है। बैलेंस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आता है। पहले आप वैम्प मेथड लगाइए और वो लगाने के बाद फिर आप नंबर ऑफ एलोकेशंस वगैरह देख के, इंडिपेंडेंट देख के मोदी मेथड से सॉल्व कीजिए, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ऑप्टिमम एलोकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैंने बता दिया कि करते क्या है अगर अनबैलेंस्ड आ जाए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि m+n-1 एलोकेशन पूरी ना आए, उससे कम आ जाए। जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम है आपके पास, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो जो आया है ये एलोकेशन नहीं आई। मान लीजिए एक बार सिर्फ ये आई है 1 2 3 4 5 6 7 ही आएंगे जब आप निकाल के देखोगे। ये तो इन्होंने नई दे दी अपनी तरफ से, जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, आपकी जो एलोकेशन आई है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली आई है 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 ही आनी चाहिए थी? m+n-1 करोगे अगर आप, 3 तो ये हो गई रोज, 5 हो गए कॉलम -1, 5 और 3 हो गया 8 -1, कितना हो गया 7 हो गया आपके पास। ठीक है, तो कितनी आई कितनी अभी आपके पास वो आप चेक करना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 16 ही आएगा, इसको आप करेक्ट करना। वैम मेथड से सॉल्व करके देखना, आपकी एलोकेशन आई होंगी 6, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन आई होंगी। आप देखो पूरा हो रहा है, यहाँ पे 160 था, यहाँ पे भी तो 160 है, यहाँ 60 1070 और 150, यहाँ पे 150, तो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, ये गलती से लिख दी इन्होंने, इसको आप ठीक कर लेना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरी एलोकेशन कम आई है, मुझे चाहिए थी 7, तो 7 एलोकेशन पहले मैं बनाऊंगी फिर ही मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 7वीं एलोकेशन ऐसी ले लो जो नेग्लिजिबल हो। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 तो इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई ऐसा नंबर लो जो टेंडिंग टू 0, मतलब 0 के ही बराबर हो लेकिन कुछ ना कुछ लिखने में आए, ऐसे लगे कि हमने एक एलोकेशन ली है। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे ई एलोकेशन दे देंगे, किसी भी एक को ई एलोकेशन देंगे। ई कोई भी बहुत ही स्मॉल नंबर है जो 10 to 0 ही कर रहा है, 0 की तरह ही बिहेव करेगा ये, बिल्कुल। ठीक है, बट ये कुछ ना कुछ एलोकेशन है। तो ई अब मैं दूं कहाँ पे? ई आप उसे दीजिए जो सबसे लीस्ट नंबर है, यहाँ पे सबसे छोटा। तो सबसे छोटी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी 0 ही है, लेकिन 0 यहाँ पे भी और 0 यहाँ पे भी है नॉन एलोकेटेड में। तो अब मैं किस 0 को दूं? आप उस 0 को दीजिए जो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई रखे, इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन। मतलब उस 0 का साइन कीजिए जहां से लूप ना बने। देखो अगर मैंने इस 0 का साइन कर दिया, तो मेरा लूप बन जाएगा, तो मैं इसको साइन नहीं कर सकती। मुझे किसको साइन करना पड़ेगा? पहले वाले को ही कर दो। यहाँ पे साइन करने से क्या हुआ, देखो लूप नहीं बन रहा। ऐसे चलोगे तो यहीं पे यहाँ जाओगे, यहाँ गए, बट आगे कहाँ जाओगे? आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर यहाँ से चले तो भी यहाँ आ जाओगे, बस उसके जाने का कहीं रास्ता ही नहीं। तो आपके पास यहाँ लूप नहीं बन रहा। अगर मैं इसको असाइन कर लूँ तो मेरे को इसको देने में ज्यादा फायदा दिख रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप इसको ई दीजिए। अब आपकी सेम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। आगे सेम प्रोसीजर से आप बढ़ेंगे जैसे आप बढ़ते आए, सेम तरीके से आपको वही करना है सब। ठीक है, सेम वे से करो, इम्प्रूव सॉल्यूशन निकालो और इम्प्रूव सॉल्यूशन आप देखेंगे फाइनली आपका आंसर आ जाए। इसको ट्राई करना। ई का बिहेवियर सेम है। ई को अगर आप हाँ बोलो मैम, जो ई लिया है हमने उसको कितनी एलोकेशन देनी पड़ेगी? वो एलोकेशन ही ई है, और ई का मीनिंग है टेंडिंग टू 0, बहुत ही छोटा नंबर है ई। इट मींस ई को अगर आप किसी में ऐड करोगे ना, किसी नंबर में, तो वही नंबर आंसर आ जाएगा, ट्रीटेड एज 0। ई को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा, इसको 0 की तरह बिहेव करो। बट ये कुछ ना कुछ एलोकेशन में 0 लिख नहीं सकती थी क्योंकि 0 तो इनका मीनिंग दिया, फिर तो मैं सभी को एलोकेशन काउंट कर लूंगी। तो मुझे कोई ना कोई एलोकेशन देनी थी, इसलिए मैंने ई दी, लेकिन ई इज बिहेविंग लाइक 0। ठीक है,
तो एक नई एलोकेशन जस्ट सोल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन में ली है। अगर वो लास्ट फाइनल आंसर में आ भी गई तो आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही, क्योंकि जो आंसर मान लो आ भी गया तो 0 × E 0 ही हो जाएगा। या मैं आंसर एक बार देखती हूँ क्या आया है हमारा इसमें फाइनल। देखो इस फाइनल आंसर में यहाँ पे E शिफ्ट हो गया, हो सकता है एलोकेशन मूव करो तो यहाँ पे आ जाए एलोकेशन और यहाँ से एलोकेशन हट जाए, हो भी सकता है ऐसा। तो फाइनल आंसर जब इसका टोटल निकालोगे 38 × E का मीनिंग क्या है, 0 ही मीनिंग है, तो कहीं ना कहीं ये टेंडिंग टू 0 है। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करके कोस्ट निकालो इसका मीनिंग है 0 प्लस 37 × 160 प्लस 0 × 60 प्लस 49 × 10, इस तरीके से ऐड कर करके आपका आंसर ये आया। तो इसको आप ट्राई करना खुद से ही, बट ई देना मेन हमारा पर्पस था यहाँ पे, ताकि हम प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कर पाए। तो ये आपके सारे स्पेशल केसेस थे जो हमने किए हैं। आपका यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो फिनिश होता है, बट इसी सेक्शन के अंदर आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, सेकंड सेक्शन में ही। हाँ बोलो। तो मैम E1 में आएगा या फिर ऐसे 2 में भी आ सकता है, और फिर ये मैक्सिमम में आने में तो अगर आपकी एलोकेशन 2 कम है तो मुझे 2 और एलोकेशन देनी पड़ेगी, बट ऐसा केस ना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपको 2 पे डील करने से अच्छा है फिर आप उस मेथड को अप्लाई ना करके आप इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन किसी और मेथड से निकालो। जैसे वेम से मत निकालो, फिर आप नॉर्थ वेस्ट से निकालो, हो सकता है वहां पे एक एलोकेशन अपने आप बढ़ जाए। या लिस्ट कोस्ट से निकालो, हो सकता है वहां पे एक एलोकेशन अपने आप बढ़ जाए, क्योंकि 2 अगर कम आ जाए उनको फिर आगे प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो एक कम आए तब तो आप ई दे के इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कोई और इनिशियल बेसिक वाला आप ट्राई कर लीजिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। हो सकता है वहां से एलोकेशन आपकी एक कम आ जाए या पूरी ही आ जाए m + n - 1, तो वो ट्रिक अप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा इन सिचुएशन में। ओके मैम। और यहाँ तक आपका वैसे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसी सेक्शन के अंदर आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, तो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को भी लेके चलेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन का ही स्पेशल केस है, ट्रांसपोर्टेशन का ही स्पेशल केस है। इसमें फर्क क्या है, सिर्फ इस बार आपको असाइनमेंट्स देनी है। मतलब मान लीजिए 5 वर्कर है और 5 ही जॉब है, तो पांचों को एक एक जॉब देनी है और सबको एक एक जॉब मिल भी जाए इस तरीके से देनी है। इट मींस इस बार रिक्वायरमेंट भी 1 1 1 1 है और अवेलेबिलिटी भी 1 1 1 1 1 1 है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या करती है, वो तो आपकी अवेलेबिलिटी और डिमांड को सेटिस्फाई करेगी, वो ज्यादा भी हो सकती थी। इसमें आपको असाइनमेंट करनी है, इसमें आपका सारा 1 1 1 1 1 और इधर भी 1 1 1 1 1 है। तो इसको सॉल्व करने में आप करने में तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो हमने मेथड यूज किया, चाहे वो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना था, लेंथ ही तो वो भी है, उसको भी हैंडल करने में प्रॉब्लम तो आ सकती है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए एक नया मेथड निकल के आया है जिसका नाम है हंगेरियन मेथड। ये शॉर्टर है, इजियर है मोदी मेथड या फिर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाने की वजह। तो इसको अब हम देखेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए n पर्सन है, उनको n ही जॉब्स देनी है, या फिर आप m ले लीजिए, ठीक है ना, सेम सेम ना लेकर आप अलग अलग ले लीजिए m और n, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा आपको, क्योंकि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर भी करनी है। अगर आपने यहाँ पे m ले लिया तो एक इसकी एक इसकी एक इसकी टोटल यहाँ पे बन जाएगा आपका m, और यहाँ से जब मैं 1 1 1 1 रखूँ यहाँ टोटल बन जाएगा n। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई तो बराबर होगी तभी तो हम एलोकेट करेंगे, तो n = m होना जरूरी है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम में यही है आपकी, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब तक स्क्वायर नहीं होगी तब तक हम 1 to 1 बेसिस पे जॉब और पर्सन्स हायर कर ही नहीं सकते। पर्सन्स को जॉब देनी है हमें 1 to 1 बेसिस पे देनी है, सबको एक एक मिले, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट जॉब ही मिले, तो उसके लिए हमें रोज और कॉलम बराबर करने पड़ेंगे। तो आपको n ही जॉब लेनी है, n ही पर्सन लेने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम क्या बन गई, आपको जॉब देने के टाइम जो भी ये टाइम दे रखा है, अगर मैंने पहले पर्सन को पहली जॉब दी तो उसको C11 टाइम लग रहा है, पहला पर्सन दूसरी जॉब को करने में C12 टाइम ले रहा है, पहला पर्सन इतना टाइम ले रहा है, तो हमको टाइम को कम करना है, हमको टाइम को रिड्यूस करना है। तो इसमें क्या होगा आपका, मान लीजिए अगर मैंने जॉब दे दी, पहले वाली जॉब मैंने इसको दे दी, तो इस पे तो 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना। अब जहाँ पे 1 आ चुका है वहां पे तो दोबारा असाइनमेंट देनी नहीं, क्योंकि जे जॉब हम एक ही को दे चुके हैं,
तो अब आगे तो हम ये जॉब दे ही नहीं सकते, यहाँ पे तो आपका 0 बन चुका है, अब जो डिमांड थी जो आपकी वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर हम चलते हुए देखें तो ऑप्टिमाइज फंक्शन क्या है आपकी, सेम फंक्शन आप बनाओगे, मान लीजिए यहाँ पे x11 एलोकेशन है, यहाँ x12 एलोकेशन है, इस तरीके से चलते हुए Cij इंटू xij करेंगे और आप उसको मिनिमाइज करेंगे, आपको टाइम को मिनिमाइज करना है, इस तरीके से जॉब असाइन करनी है। जहाँ पे xij अगर आपको समझ आया हो तो किसी एक पे 1 है, बाकी सब पे 0 है। एक ही रो में अगर हम देखें कि अगर ith पर्सन को जॉब मिल जाएगी तो 1, अगर उस पर्सन को वाली जॉब मिल गई तो उस पर 1 लिख रहे हैं, बाकी सब पे हम 0 लिख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तो ये है, जिसमें कुछ कंडीशन भी है, इन सब का सम भी 1 आएगा एलोकेशन का, इसकी एलोकेशन का सम भी 1 आएगा, इनकी एलोकेशन का भी सम 1। तो सेम तरीके से कंडीशन हम देख सकते हैं ये वाली आएगी। तो अगेन है तो ये एलपीपी प्रॉब्लम ही, टेक्निकल ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए हम किसको अडॉप्ट करेंगे, हंगेरियन मेथड को। हंगेरियन मेथड अब तक का सबसे आसान मेथड रहने वाला है। आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें से सबसे आसान आपका हंगेरियन मेथड ही है। तो पहले क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे कि कुछ प्रोग्रामर्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये 4 प्रोग्रामर्स हैं जिनको हमें ये प्रोग्राम असाइन करने हैं। पहला प्रोग्राम, इस वाले प्रोग्राम को करने में 120 मिनट लगाएगा, ये वाला प्रोग्रामर दूसरी प्रोग्राम को करने में 100 मिनट लगाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मैनुअली भी असाइन कर सकते थे। अगर आप पहले को 80 वाला देने में मुझे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बाकी 120 मिनट लगेंगे, एक में 100 लगेंगे, एक में 90 लगेंगे, तो कम टाइम उसके लिए यही वाला है। अगर मैंने सी वाला इसको दे दिया तो मुझे बाकी सारे काटने पड़ेंगे, इसको कट कर दिया तो अब सेकंड वाले में सबसे कम है 70 वाला। अगर इसको मैंने डी वाली दे दी तो मुझे ये काटने पड़ेंगे और मैं दे नहीं सकती इधर। अभी इनके पास चॉइस बची, थर्ड वाला ले सकते हैं, या तो ये या फिर ये, इसको हम ये वाली दे सकते हैं 110 वाली, कम टाइम इसमें लग रहा है इसको करने में। तो अगर इसको 110 दिए तो अगेन मुझे ये वाली सारी काटनी पड़ेगी। इसको अगर ये थर्ड को ये वाली जॉब दे दी तो थर्ड ये वाली जॉब भी नहीं लेगा, ऐसे सेकंड भी ये वाली नहीं लेगा, फर्स्ट ये वाली नहीं लेगा क्योंकि वो ले चुका ऑलरेडी, तो फोर्थ में सिर्फ ये वाली चॉइस बची है। तो इस तरीके से मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली असाइन करने में क्या ये टाइम सबसे कम है, ये आपको क्या पता। हमें तो लिस्ट टाइम वाला प्रोग्राम चाहिए ना, जो भाई चारों की मिला के सबसे कम टाइम में कंप्लीट करा दे सारे टास्क, तो उसके लिए मेथड बनाया गया। इस मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको हर रो का मिनिमा निकालना है, हर रो में सबसे जो कम एलिमेंट है वो निकालना है। जैसे पहली रो में सबसे कम एलिमेंट है 80, नेक्स्ट रो में सबसे कम एलिमेंट है 70, नेक्स्ट रो में सबसे कम एलिमेंट है 100 और उससे नेक्स्ट में सबसे कम एलिमेंट है 80। तो जो सबसे कम एलिमेंट है इनको आपको माइनस करना है इन सब में से। जैसे 80 माइनस करोगे तो 40, 20, 0, 10, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे नेक्स्ट इसमें से माइनस करो रो का मिनिमम 10, 20 आ जाएगा, 70 माइनस करो, इसमें 70 माइनस करो 40, इसमें 70 माइनस किया 0। ऐसे थर्ड में से 100 माइनस करो 10, 40, 20, 0। यहाँ से 80 माइनस करो 10, 10, 0, 10। तो पहली बार तो हमने किया रो मिनिमा, रो को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड स्टेप में निकालो कॉलम मिनिमा, तो इस कॉलम में मिनिमा है 10, इस कॉलम में मिनिमा है 10, इस कॉलम में मिनिमा है 0 और इसमें है 0 मिनिमम एलिमेंट। तो अब की बार कॉलम वाले सब्ट्रैक्ट करो, 10 को इन सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, 0, 0, 0। यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 10, 30, 0। यहाँ से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम ही रहेगा, यहाँ से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम रहेगा। तो ये अब आपके आ चुके हैं नेक्स्ट टेबल। तो बेसिकली 2 टेबल में हमने क्या किया, एक बार रो मिनिमा लिया है, एक बार कॉलम मिनिमा लेके सब्ट्रैक्ट किया। अब आपको असाइनमेंट देनी है, 0 को ढूंढना है आपको। 0 को इस तरीके से ढूंढना है कि अगर किसी रो में सिंगल 0 है तो उसको असाइन कर दो, उसको असाइनमेंट दे दो, बाकी को कट करते जाओ। जैसे पहली रो में सिंगल 0 तो इसको मैंने असाइनमेंट दी। अब मैंने अगर इसको 1 को सी वाली असाइनमेंट दे दी है तो मैं सी वाली और किसी को नहीं दे सकती, तो इस 0 को काट दो। इट मीन्स अगर आप रो वाइज चल रहे हो तो अगर उसके कॉलम में कोई 0 आ रही है तो उसको कट कर दो। नेक्स्ट रो में अगर मैं जाऊंगी यहाँ पे 2 0 है तो नहीं दे सकती, अभी मेरे पास चॉइस नहीं, पता मैं किसको दूं। थर्ड में भी 2 0 है तो अभी भी मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नहीं पता किसको दी जाए। फोर्थ में भी 2 0 है तो इसमें भी नहीं पता। अब रो वाइज हमें सिर्फ एक ही जगह पता चली, अब कॉलम वाइज चलिए। इस कॉलम में है 3 0 तो अभी भी नहीं बता सकती किसको दूं। इस कॉलम में है एक ही 0, अब दे दो, एक ही तो दे दो। अब अगर आपने कॉलम में दिए तो रो वाले को कैंसिल करो। इस रो में
एक ही जीरो आ रही थी, उसको हमने कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ो, ये कॉलम तो हो ही चुका है, इस कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम में 2 जीरो, तो यहाँ पे नहीं दे सकते। तो अब जो जो रह गई हैं, इस रो में भी 2 जीरो है, इस रो में भी 2 जीरो, इस कॉलम में भी 2 ही जीरो, इस कॉलम में भी 2 ही जीरो। तो बेसिकली अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको दें। अब ये केस बन चुका है मल्टीपल सॉल्यूशन का। आपको दोनों बार करना होगा। एक बार आप इस असाइनमेंट को लीजिए, तो इसको कट कीजिए और ये भी कट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हर एक को एक एक देना है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको दे दूं और इसको दे दूं, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये वाले तो हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आई मल्टीपल सॉल्यूशन का केस हो गया। पहला केस तो ये बना कि फर्स्ट जॉब मैंने सी को दी है, सेकंड जॉब मैंने ए को दी है, थर्ड जॉब मैंने डी को दी है और फोर्थ जॉब मैंने बी को दे दी। पहला केस ये बना। दूसरा केस आपका बना, पहली तो सी को ही दी है, लेकिन दूसरे वाली हमने डी को दे दी और थर्ड वाली हमने ए को दे दी और फोर्थ वाली बी को दी। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक को एक एक जॉब ही मिली और हर किसी को जॉब मिल भी गई डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर मैंने ये वाली जॉब दी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे, फर्स्ट को सी वाली दी है, 2 को ए वाली दी है। फर्स्ट को सी वाली देने में 80 रुपीज लग रहे थे, ठीक है ना। 2 को देने वाले में 70 लग रहे थे। सी को मैंने दी है ए वाली 110 और फोर्थ को हमने दी है ये वाली तो 90। तो टोटल सम हो गया 80, 70, 150, 150 और 110 260 और 90 350। इट मींस टोटल कॉस्ट लगी है 350। या फिर दूसरे वाले में अगर हमने देखा है तो सिर्फ ये वाले आ गए दोनों की जगह पे। तो अगर आप देखोगे पहले था 110 और 70 80, 180 था, अभी भी 80 और 100 180 ही है। तो दोनों में से कोई भी ले रहे हो, कॉस्ट सेम ही आ रही है, आंसर सेम ही आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी को भी रैंडमली असाइन कर सकते थे। दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। ये आपका मल्टीपल सॉल्यूशन का केस आया है। आप देख सकते हो 350 मिनट ही लगे हैं, तो आपकी मर्जी से आप किसी को भी दो। दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। तो एक तो यही था बिल्कुल सिंपल सा निकालना, पहले रो मिनिमम निकाले, फिर कॉलम मिनिमम निकाला हमने, फिर हमने जीरो को असाइन करना शुरू किया। जीरो को भी असाइन तभी करना है जब उस रो या कॉलम में सिंगल जीरो ही हो। अगर रो में जीरो है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग असाइन करके आप कॉलम वाले को कैंसिल कर दो। अगर कॉलम में सिंगल जीरो मिल गई है तो रो वाले को कैंसिल कर दो, उधर अंदर उसके अंदर जो भी रो होगी। तो एक प्रोसीजर तो यही है कि आपने चारों असाइनमेंट आई, 4 ही जॉब भी फुलफिल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपका असाइनमेंट देते देते आपकी टोटल हमें चाहिए 4 असाइनमेंट, लेकिन 4 ना आए, 3 आ जाए, एक कम आए, तो हमारा क्वेश्चन पूरा तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें चारों को एक एक जॉब देनी है। तो ऐसा भी हो सकता है आपकी जो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट और लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए या लेस देन नंबर ऑफ रोज आ जाए, रो और कॉलम बराबर ही है। तो उस सिचुएशन में हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, इसी मेथड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम वे से आप निकालेंगे, रो मिनिमा कॉलम मिनिमा करेंगे, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद आप जीरो का साइन करेंगे। तो ऐसा करने का आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है, वो आप कर लोगे। उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि 1 2 3 ही असाइनमेंट आई है, हमें चाहिए थी 5। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें आगे अपने को बढ़ाना पड़ेगा काम को, और इस तरीके से करना है हमें काम कि हमारी अगले स्टेप में एलोकेशंस मिले पांचों की पांचों। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनानी है जीरोस को कवर करने के लिए, कि सारी जीरो जितनी भी जीरो हैं वो कवर हो जाए। ऐसे एक लाइन बनाई मैंने, मान लीजिए ये जीरो कवर हो गई, अगली लाइन मैंने ये वाली बना ली मान लो, और अगली लाइन मैंने ये वाली बना ली। इन 3 लाइन से मेरी सारी जीरो कवर हो गई। बट ये क्या गारंटी है कि सब हर कोई यही वाली 3 लाइन बनाएगा? क्या पता किसी ने ये वाली लाइन बना दी तो ऐसे चल पड़ा कोई, उसने लिया एक तो ये जीरो कवर कर दी, एक ऐसे कवर कर दी, एक ये वाली कवर हो गई, ये कवर हो गई। अब कितनी बन गई? 4 बन गई अब आपकी लाइन। तो किसी को कैसे पता कि सारी जीरो कवर हो जाए और मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ही है? गलती हो सकती है ना इसमें, तो अगर हम रैंडमली करेंगे। तो इसको भी बनाने का एक मेथड हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो मेथड क्या है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो रो सिलेक्ट करनी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं आई है। तो सी में कोई असाइनमेंट नहीं है और ई में कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इन दोनों रो को आप सिलेक्ट कर लो। अब जो रो आपने सिलेक्ट किए हैं, क्या उस रो में कहीं पे जीरो है? यस, इस रो में जीरो है यहाँ पे, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो।
इस रो में भी 0 यहीं पे है, तो इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया है, क्या इसमें कोई असाइंड है? यस, ये वाला असाइंड है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। अब जिसको सिलेक्ट किया है, क्या इसमें कोई 0 है? यही 0 थी, ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ। करना क्या है हमें, सबसे पहले अनअसाइंड रो को ढूंढना है, फिर उसके बाद बार बार असाइन वालों को ढूंढ रहे हैं। सिर्फ पहले स्टेप में हमें अनअसाइंड रो को ढूंढना है। सिर्फ पहले स्टेप में हमने अनअसाइंड रो को टिक कर लिया है, फिर उसके बाद हमने 0 ढूंढ लिया, चाहे वो हो या ना हो, 0 कट हो या फिर असाइंड हो, कैसी भी 0, वैसे 0 ढूंढो। जहाँ पे 0 उस कॉलम को टिक करो। अब उस कॉलम में आपको जो अगली रो सिलेक्ट करनी है वो असाइंड वाली करनी है। पहले स्टेप में तो हमने अनअसाइंड रो सिलेक्ट की थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी रो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारी असाइन वाली ही करेंगे। जैसे थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, जो मेरा टिक हुआ कॉलम उसमें मैंने असाइन वाली 0 ढूंढी है। ऐसे मान लो आगे भी अगर हम प्रोसीड करते हैं, अब जहाँ मैंने किया, मान लो यहाँ 0 होता, अगर यहाँ 0 होता तो मैं इसको टिक कर देती कॉलम को। अब इस कॉलम में जहाँ असाइन रो होती वहीं पे हम करते बस। अब यहाँ कोई असाइनमेंट तो आगे फिर स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ पे तो बेसिकली यहीं स्टॉप हो गया। हम क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 पे, ठीक है, इस तरीके का आ गया। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या। सबसे पहले उस रो को टिक करना है जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है, फिर उस कॉलम में टिक कीजिए जहाँ पे 0 आई है, उन मार्क्ड रो में, जो रो आप मार्क कर चुके हैं उसमें जहाँ जहाँ 0 आई है उन कॉलम को टिक किया। वो करने के बाद फिर जो जो आपने कॉलम मार्क किया उसमें वो रो ढूंढिए जिसमें असाइनमेंट है। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करते रहिए। फिर अगर इनमें कोई 0 है कॉलम में वो टिक कीजिए, फिर जिस कॉलम में 0 आई है उस रो असाइन वाले को टिक कीजिए, फिर असाइन रो में कोई 0 आई है उसको टिक कीजिए कॉलम को, फिर उस कॉलम में कोई असाइंड रो है तो आगे तो असाइन रो पे ही काम चलना है, असाइन रो पे। सिर्फ पहली रो हमने अनअसाइन ली है, सिर्फ पहली रो अनअसाइंड है। अब जो ये आपने टिक किए, इनको टिक करने का फायदा क्या है, ये जो आपने टिक करके जो मार्क्ड कॉलम बनाए हैं उनको करने का फायदा क्या। अगर आपने देखो आपके 3 आए और ये वाला एक कॉलम आया, लाइन बनाने के लिए आपको करना क्या है, लाइन बनानी है आपने अनटिक रो प्लस टिक कॉलम पे। ये ध्यान रखना, अनटिक रो है आपकी सेकंड वाली, फोर्थ वाली, और टिक्ड कॉलम कौन सा आपका, ये वाला टिक किया हमने कॉलम। तो 3 ही मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बन रही है जिसने सारी 0 को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है 0 को कवर करने के लिए। अब हमने ये निकाली क्यों, इसका फायदा क्या है, आपको करना क्या है, जो आपने ये निकाली है, जो जो अनकवर एलिमेंट रहे हैं, जो कवर नहीं हुए एलिमेंट, उनमें से आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। तो मैं अगर यहाँ से देखो मेरा अनकवर्ड है 30, 35, 30, 15, 20, 30, 35, 30, 20 दिस, तो 15 इज द लिस्ट, इन सब में सबसे छोटा 15। तो जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है आपका अनकवर्ड में से उसको सिलेक्ट करो और उसको सभी अनकवर्ड में से माइनस करो, सभी अनकवर्ड में से उसको आपको माइनस करना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे 2 लाइन कट हो रही है, एक ये वाला पॉइंट है, तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको उस एलिमेंट को ऐड करना है। अनकवर्ड में से तो माइनस करना है उस एलिमेंट को, कवर्ड में से सिर्फ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन पे ऐड करना है, सिर्फ इन 2 पे ऐड करेंगे उसी एलिमेंट को, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रखेंगे, जो लाइन के नीचे सारे एज इट इज रखने हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 15 हमारा लिस्ट था, ठीक है, 15 लिस्ट था ना, फिर टिक करने के बाद आपने लाइन देख ली, इस लाइन के बाद आपको 15 इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, यहाँ 15 ऐड होगा बस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगले कॉलम में आपके पास यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, उनमें से 15 माइनस हो गया, 15 बचा, यहाँ पे माइनस किया था हमने, यहाँ पे माइनस किया था। तो इस तरीके से एक नई टेबल बन जाएगी। अब जो आपकी नई टेबल बनी है इस पर आपको सेम प्रोसीजर से शुरू से स्टार्ट कर देना, पहले ही प्रोसीजर से स्टार्ट कर देना। सबसे पहला स्टेप था रो मिनिमा निकालना। तो रो मिनिमा में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस करोगे सेम ही रहेगा। कॉलम मिनिमा देखोगे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो कॉलम मिनिमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा आप सिर्फ क्रॉस ऑफ कीजिए, रेक्टेंगल बनाइए। पहली रो में है 2 0, नहीं कर सकते, दूसरी में भी है 2 0, नहीं कर सकते, तीसरी में 1 ही 0, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कट कर दीजिए। अगली रो में है 2 0, अगली रो में भी है 2 0,
नहीं कर सकते। पहले कॉलम में आ जाइए, अब एक ही जीरो सेलेक्ट किया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको कैंसिल कर दो। अगले में तो हम कर ही चुके हैं, इसमें आ जाइए, अब इस कॉलम में भी एक ही है तो इसके सामने वाले को हमने कर दिया क्रॉस, रो वाले को। अगले में आए तो भी एक ही जीरो है आपकी, इसको कर दीजिए कैंसिल, बची कौन सी, ये वाली। अब आप देखोगे तो आपकी असाइनमेंट हो चुकी है, हर एक में एक एक ही असाइनमेंट आई है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि आपको मॉडिफाई थोड़ा सा करना पड़ा यहाँ पे, वो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बना के जो अनकवर्ड एलिमेंट से मिनिमम आपने लिया उसको सब में से सब्ट्रैक्ट किया, अनकवर्ड में से इंटरसेक्शन पे ऐड किया, बाकी जो बच गए वो सेम रहने दिए। फिर उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, यहाँ पे सेम प्रोसीजर से आप आगे बढ़े। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, असाइनमेंट के ही कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। पहला केस तो आपका यही हो सकता है, ये क्वेश्चन तो सेम है, अनबैलेंस्ड का। जैसे आपका अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन में बना था, क्या था उसमें, टोटल डमी टोटल सप्लाई जो थी आपकी, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं आई थी। यहाँ टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का मीनिंग क्या है, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4, यहाँ 4 है यहाँ 5 है बेसिकली। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड का क्या मीनिंग है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है पहले। तो अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, अगर आप ध्यान दोगे 1 2 3 4 है यहाँ पे, मुझे बनाने हैं 5, तो यहाँ पे आप एक और डमी कॉलम ऐड कर दीजिए जिसमें 0 0 0 0 कर देते हैं, डमी ऐड हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुकी है 5 क्रॉस 5 की। सेम वे से आप प्रोसीड कीजिए जैसे आपने भी हंगेरियन मेथड किया, उस हंगेरियन मेथड से आप सेम वे से असाइनमेंट निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएंगी, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है मैक्सिमाइज करने के लिए, अभी तक आपने किया मिनिमाइज, अब मैक्सिमाइज चाहे वो असाइनमेंट में आए चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में आए, आपको बिल्कुल सेम तरीके से चलना है जैसे आप आज तक चलते आए हैं। कैसे करना है आपको मैक्सिमाइज के लिए, दोनों ही प्रोसीजर में आपके पास टेबल होगी, तो उस टेबल में आपको सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है, सबसे मैक्सिमम, जो भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। आप बता सकते हैं इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 41। 41। तो उस मैक्सिमम एलिमेंट में से बाकी सभी एलिमेंट को माइनस करके लिखना है, वो जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी लॉस मैट्रिक्स एक तरीके से। अभी ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करते हो, लॉस को आप मिनिमाइज करते हो, तो मैंने मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे आपने 41 में से 32 को माइनस किया तो आ जाएगा 9, अब देख सकते हैं पहला एलिमेंट 9 ही है। तो ऐसे कर करके आपको सारे एलिमेंट को 41 में से माइनस करके लिखना है। अब ये सेम मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम बन चुकी है, सेम तरीके से आप हैंडल करेंगे हंगेरियन मेथड लगा के, जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आए तब भी आपको सबसे हाईएस्ट वाले में से बाकी सबको माइनस करना है। ठीक है, अब आपकी लास्ट इसमें प्रॉब्लम रहती है, सबसे लास्ट है आपके इस सेक्शन का टॉपिक, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ट्रैवल करना, आपको एक कुछ मैंने आपको कह दिया कि आप ये सप्लाई करके आइए, हर सिटी में आपको जा जाके देख के आना है, 5 सिटीज है, आप जहाँ से चले हैं आप वापस उसी सिटी में वापस तभी आना जब आप 5 सिटी से हो चुके हैं। आप सभी सिटी में एक एक बार जाके दे आए हो, ठीक है, आप अपने घर से चले हो, आपने हर जगह पे सामान दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 सिटी में, तभी आपको वापस आना अपने घर पे। मतलब असाइनमेंट तो करनी ही करनी है, सबको एक एक को जाके दे के तो आना ही है, बट दे के आने के बाद आपको वापस उसी एरिया में तभी आना जब 5 सिटी कवर हो गई एग्जैक्टली 1 बार। मान लीजिए 5 सिटीज है A B C D E, तो आपने मान लिया पहले A से आप B पे गए, तो आप B से वापस A पे नहीं आ सकते, आपको आगे ही जाना है, चाहे वो आप B से D पे चले जाओ, फिर D से आप C पे चले जाओ, फिर C से आप E पे चले जाओ, फिर E से A पे आ जाओ, तब आपको वापस आना है। जब आप सारी सिटी को कम से कम एक बार कवर कर लिया है, सबको एक एक बार ही करना है, एग्जैक्टली 1 टाइम, बढ़ते बढ़ते वापस अपने घर ही आना है। इस तरीके से करना है आपने काम इसके अंदर। मतलब कर क्या रहे हो आप, आपकी विश है कि मुझे इस सिटी को एक बार लेना है, अराइव बैक इन द सिटी होना है, आपको डिस्टेंस दे रखा है हर सिटी के बीच में, तो आपको उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं। अगर मैं आपको मान लीजिए यहीं से ही रोहतक से दिल्ली, फरीदाबाद और आगे कहीं और का टारगेट दे रही, हिसार, भिवानी, अब उसके अंदर आप अगर ऐसे चल रहे, मान लो रोहतक से चल रहे हो, तो आप उससे आगे, ये तो नहीं है कि पहले आप चले जाओगे दिल्ली,
फिर आप वापस बहादुरगढ़ आओगे, फिर आप आगे फरीदाबाद जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। एक बार दिल्ली जाके आप वापस आए हो बहादुरगढ़, फिर आप उसके बाद वापस आप फरीदाबाद गए, बट हमें पता है पहले बहादुरगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर फरीदाबाद है। हम उस तरीके से अगर चले तो हो सकता है हमारा डिस्टेंस कम हो जाए, और फिर हम वहां से घूमते हुए भिवानी की साइड चले जाए, फिर हिसार चले, फिर हम रोहतक आएंगे वापस। पहले रोहतक नहीं आना जब तक आप 5 सिटी कवर नहीं कर लेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जहाँ से आप चले पहले आपके लिए वो सोर्स था, फिर आप वहां से जहाँ अगली जगह पे पहुंचे वो डेस्टिनेशन, और फिर जो वो डेस्टिनेशन थी अब वो आपके लिए सोर्स बन चुके हैं। अब आपको वहां से ट्रेवल करना शुरू करना है और कहीं और जाना है। तो इस तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन, फिर अगला डेस्टिनेशन, फिर अगला डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन ही चेंज हो रहे हैं। तो इसको करना तो पहले आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम से ही है। इसने कहा ए से ए तो जाना नहीं, ऑब्वियस सी बात है, रोहतक से रोहतक तो आपको ट्रेवल करना ही नहीं है, खुद से खुद वाली सिटी में तो रहना ही नहीं है। तो वहां पे हमने इन्फिनिटी दे दिया, बहुत लार्ज नंबर दे दिया कि यहाँ पे तो आपको आना ही नहीं, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो मैं अगर सबसे बड़ा नंबर दे दूंगी तो मिनिमाइजेशन में तो ये आएगा ही नहीं ना कभी भी। ऐसे बी से बी पे भी इन्फिनिटी दे दिया, सी से सी पे भी इन्फिनिटी, ये सब हो गया। ए से बी पे जाने का डिस्टेंस है 5, ए से सी पे जाने का 8, इस तरीके से हमने लिया है। तो सेम तरीके से पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम लगाई, जैसे हमने हंगेरियन मेथड से सॉल्व किया था, कर लिया हमने हंगेरियन से सॉल्व। लेकिन इसमें हुआ क्या, आप ए से डी पे गए हो, पहले चले गए, फिर डी से आप कहाँ गए हो, बी पे गए हो, ठीक है, बी के बाद आप वापस ए पे आ गए। तो ये आपने बिल्कुल गलत कर दिया काम। ए से डी, डी से बी, बी से ए आ गए आप, तो वापस ए से चले थे, ए को वापस आ गया। बीच में आपने ई को तो कवर ही नहीं किया, ना ही आपने सी को कवर किया। तो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी विश थी, वो तो आपने पूरी की ही नहीं। तो उसको पूरा करने के लिए इसी सॉल्यूशन को हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, नेक्स्ट लिस्ट एलिमेंट को असाइनमेंट में लेके आओ, यही वाली टेबल बना के, मैंने यही वाली टेबल बनाई है दोबारा से, इसी टेबल को बना के नेक्स्ट लिस्ट एलिमेंट है 1, 0 के बाद, 0 के बाद 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। तो किसी एक को लो, पहले किसी भी एक को ले लो, ठीक है, एक एक करके दोनों करने हैं वैसे तो आपने, जिससे आंसर आ गया वही आंसर है। तो मैंने मान लीजिए इसको ले लिया, क्योंकि मैं पहले सेकंड को लेना प्रेफर कर रही हूँ, हमने इसको ले लिया। अब इसको ले लिया तो इस रो में और असाइनमेंट तो करनी नहीं है, तो इसको काट दो, और इसी रो में आप किसको कट कर दोगे, इसके जो इधर भी है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे भी कोई असाइनमेंट और नहीं देनी, मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इस 1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। बाकी सेम प्रोसीजर से चलो, इस रो में है 3 0, ठीक है, इस रो में एक ही 0 है, तो मैं इसको देना प्रेफर करूंगी। अगर इसको दे दिया तो इसको काटना पड़ेगा हमें, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, इस रो में कितनी 0 है, 1 और 1 2, तो इसको भी नहीं देना। इस रो में है 3, इसको भी नहीं देना। इधर आऊंगी तो इस रो में अब कितनी है आपकी, 2 0 है, 1 और 2। इस रो में आऊंगी अगर मैं, तो तब भी 2 ही 0 है। और अगर हम इस रो में आते हैं तो अब 1 ही, 2 0 है या 1 ही है, हाँ, इसको दे सकते हैं हम। अगर इसको दे तो ये कैंसिल। तो इस तरीके से हमने आगे बढ़ते जाना है। तो जब आपने 1 वाले को दिया और आपने ऑब्जर्व किया, इस वाले 1 को देने से हो सकता है आपको आंसर मिले या ना मिले। दूसरे 1 को भी दिया हमने, अब इसको रहने दिया, अब इसको रहने दिया हमने इस 1 को दिया। तो दोनों से अगर आपने ऑब्जर्व किया, इस वाले को देखो आप, ए से आप कहाँ गए हो, ई पे, ई से आप कहाँ गए हो, सी पे, सी से आप कहाँ गए हो, बी पे, बी से कहाँ गए हो, डी पे, और डी से कहाँ आ गए वापस ए पे। अब हमारा फुलफिल हो गया, मैंने सारी सिटी एक एक बार कवर कर लिया, ए से बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, फिर वो वापस आया ए पे। तो ये वाला आपके लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला आंसर देंगे। तो अगर आपका ट्रैवलिंग सेल्स वाला जब तक आंसर नहीं आता, तब तक आपको नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट ले लेके फर्दर काम करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने इसके अंदर लिया एक एक कर। तो इसको ट्राई करना, मैंने जस्ट आपको इसमें एक ओवरव्यू दिया है इस वाली प्रॉब्लम का, लेकिन आप ट्राई करके देखना, ट्रैवलिंग सेल्समैन वाली प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।